नमस्ते ऑल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है मेडिकल साइंस विद सौम्या। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मतलब केस डिस्कस किया था टर्बिडीमेट्री के ऊपर, जहाँ पर हमने देखा था कि कौन सा ऐसा केस आएगा जिसको पढ़कर हम समझेंगे कि ये वाला केस जो है उसमें हमें सीएसएफ के अंदर हमें प्रोटीन को एस्टिमेट करना है। द मेथड वाज टर्बिडीमेट्री मेथड। वहाँ पर मैंने आपके साथ टर्बिडीमेट्री और नेफेलोमेट्री मेथड दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम सीरम के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एस्टिमेट करेंगे। केस डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऐसा केस होगा जिसको पढ़कर आप समझेंगे कि हमें यहाँ पर सीरम में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एस्टिमेट करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती ही हूँ कि मेथड कौन सा रहेगा, किस मेथड से आपको एस्टिमेट करना है सीरम के अंदर कोई भी कंपाउंड। तो आज का जो मेथड रहेगा वो है CHOD POD मेथड। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था GOD POD मेथड, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड। तो वहाँ पर हमने सीरम में ग्लूकोज को एस्टिमेट किया था। यहाँ पर हम कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड को की मदद से हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एस्टिमेट करेंगे सीरम के अंदर। तो इस मेथड का हमें बेसिकली यहाँ पर मेथड डिस्कस नहीं करना है। मेथड तो आप अपने बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल आवर्स के अंदर पूरा जो मेथड रहेगा कि उसका एम क्या है, देन रिएजेंट्स क्या लगने वाले हैं, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द मेथड, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन है, कैसे आप ओडीज़ निकालेंगे, वो सारी बातें आप वहाँ पर कर लोगे। और वो काफ़ी आसान चीज़ें हैं जो आप अच्छे से समझ जाओगे आसानी से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हमारा एग्जामिनेशन होता है वहाँ पर केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन आता है। तो वहाँ पर आपको क्या होता है, इस तरह से एक केस दिया हुआ रहेगा, इस केस को आपको पढ़ना रहेगा। केस को पढ़ने के बाद आपको समझना है कि यहाँ पर मुझे CHOD POD मेथड से मुझे क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एस्टिमेट करना है। तो बेसिकली हम केस को डिस्कस करेंगे, केस के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनको पढ़कर आप समझेंगे कि यहाँ पर हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को एस्टिमेट करना है। सेकेंडली हम बात करेंगे वाइवा क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट। तो देखिए हमारा केस क्या है। अ 55-year-old obese executive officer developed acute retrosternal pain radiating to left ulnar border, neck, jawline while climbing the staircase at 8 a.m. 8 a.m. in the sense morning में. He complained of nausea and breathlessness and profuse sweating. His BP was 140/90 mmHg. ECG स्टडीज़ जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है ST सेगमेंट एलिवेशन दिखता है, T वेव का इन्वर्शन दिख रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देख रहे हैं कि सीरम HDL लेवल्स 28 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। सीरम के अंदर LDL लेवल कितना है, 191 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीरम में CKMB लेवल्स है 142 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस, परफॉर्म अप्रोप्रिएट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे सिंपल सा केस आपको वहाँ पर आएगा। तो देखिए हमारी फाइंडिंग्स क्या है हमारी फाइंडिंग्स में। एक तो वो ओबीज है, सेकेंडली ही इज़ हैविंग रेट्रोस्टर्नल पेन। रेट्रोस्टर्नल मतलब पता है ना आपको कि स्टर्नम के पीछे दर्द हो रहा है उसको। रेट्रोस्टर्नल पेन विच इज़ रेडिएट्स टू लेफ्ट साइड अल्नर बॉर्डर, देन नेक एंड जॉ लाइन तक जा रहा है वो पेन। देन नेक्स्ट इसकी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग 8 AM ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं। देन ही इज़ नोजिया हो रहा है उसको, और क्या है, ब्रेथलेसनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। BP भी बढ़ा हुआ है, 140/90 है। mmHg। ECG में हमने देखा ST सेगमेंट एलिवेशन, सेगमेंट का एलिवेशन देख रहे हैं। देन कुछ लिपिड प्रोफाइल के अंदर हमें HDL की वैल्यू दी हुई है और LDL की वैल्यू दी हुई है लिपिड प्रोफाइल के अंदर। तो देखिए समझिए इसमें थोड़ा, इन फाइंडिंग्स के बेसिस पर हमारा जो डायग्नोसिस आएगा ना
वो डायग्नोसिस होगा मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मतलब उस पर्सन को क्या हो गया था, उसको मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ। अब समझिए यहाँ पर कि इन्फाक्शन का मतलब क्या है। तो इट मीन्स डेथ ऑफ टिश्यू। क्यों वो टिश्यू नेक्रोस हो गया है, फिर उसका डेथ क्यों हुआ टिश्यू का? ड्यू टू फेलियर ऑफ ब्लड सप्लाई। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इन्फाक्शन शब्द का मतलब पता होना चाहिए अच्छे से। ओके, तो इन फाइंडिंग्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि ओबीस को बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि रेट्रोस्टर्नल पेन विच इज़ रेडिएटिंग टू लेफ्ट अल्नर बॉर्डर, नेक एंड जॉ लाइन। तो देखिए यहाँ पर स्टर्नल पेन रेडिएटिंग टू नेक, जॉ लाइन एंड देन लेफ्ट अल्नर बॉर्डर। अल्नर बॉर्डर क्या होता है ये आप एनाटॉमी में अच्छे से समझ जाओगे। अल्नर बॉर्डर इन द सेंस कि जो लेफ्ट जो हमारा लिम्ब होता है, अपर लिम्ब जो है लेफ्ट साइड का, उसका जो मीडियल साइड का बॉर्डर है ना, आर्म का जो मीडियल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट अल्नर बॉर्डर कहेंगे उसको। तो इसमें ये जो दर्द हो रहा है, और वो दर्द क्यों हो रहा है? एमआई का सिम्टम है ये दर्द। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न वही है जो मैंने आपसे बात की थी, रेफर्ड पेन वाली कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको। किसके अंदर? पैंक्रियाटिक अमाइलेज का जब हम एस्टिमेशन कर रहे थे ना, तो जब पैंक्रियाटाइटिस हुआ था तो उसमें भी मैंने आपको रेफर्ड पेन का डिस्कशन हुआ था वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ड्यू टू इनर्वेशन विथ सेम स्पाइनल सेगमेंट, ठीक है, मतलब हार्ट का और जो ये जो रीजन्स हैं, इन रीजन का जो स्पाइनल जो इनर्वेशन है ना, नर्व्स का जो इनर्वेशन है वो सेम स्पाइनल सेगमेंट से आ रहा है। दिस इज़ द रीज़न कि अगर हार्ट में कुछ होगा तो उसका जो पेन है वो रेफ़र कहाँ हो रहा है? इन रीजन्स में रेफ़र हो रहा है उसका पेन। ओके, देखिए यहाँ पर इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री मैंने आपको पैंक्रियाज वाले टॉपिक में पढ़ा दी है। फिर भी एक बार सुन लीजिए कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट structures which develop from same segment of embryonic disc they have same nerve supply, hence visceral pain is referred to skeletal areas। भले ही वो जो एरिया है वो अपने ओरिजिन साइड से कहीं पर भी बाद में मूव कर चुका होगा, बट पेन जो है रेफर्ड पेन वो उस स्केलेटल एरिया में होगा। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। अगला है एमआई जो है इट अकर्स इन मॉर्निंग आवर्स। मोस्टली क्या होता है? अकर्स इन मॉर्निंग आवर्स। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन मॉर्निंग आवर्स there is increased blood viscosity, coagulity, platelet aggregation and increased sympathetic activity। तो
इन रीज़न की वजह से क्या होता है कि MI इज़ कॉमन ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, विस्कोसिटी बढ़ रही है, कोएगुलिटी बढ़ रही है, प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ रहा है। दैट मीन्स कि ये सब चीज़ों से क्या होता है कि जो वेसल्स है ना उनकी नैरोइंग की पावर बढ़ रही है। तो जितना अगर वो नैरो होंगे तो ब्लड सप्लाई कम होगा टिश्यू को, और ब्लड सप्लाई अगर कम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा उस रीजन का, और उस पर्टिकुलर मसल एरिया का या फिर टिश्यू का क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस होगा, एंड इट विल लीड टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट, वाई द पर्सन इज प्रोफ्यूजली स्वेटिंग, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, वही रीज़न है कि ड्यू टू इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स। नेक्स्ट, ही इज फीलिंग ब्रेथलेसनेस, दैट मीन्स ही इज हैविंग अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी हमारा जो हार्ट है ना, इट इज़ नॉट पंपिंग इनफ ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड। हार्ट के फंक्शनिंग स्लो डाउन हो चुकी है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस ऑल दिस रीजन की वजह से क्या हो गया, हार्ट का फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो रहा है। उसने क्या किया, उसने पंप करना, वो प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा है ब्लड को। दैट मीन्स कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड वो पुअर अमाउंट में है, जिससे क्या होगा, क्योंकि टिश्यूज़ को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, तो कंपनसेशन, एज अ कंपनसेशन क्या होता है, द पर्सन ब्रीथ्स फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन एंड हेंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलता है इस सीन। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड ब्रेथलेसनेस क्यों आया उसको, इसके पीछे का रीज़न था। नेक्स्ट देखिए, हम ECG फाइंडिंग में बताते हैं कि ST सेगमेंट का एलिवेशन हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर दैट ST सेगमेंट एलिवेशन ये जो है, चाहे आप फिजियो के अंदर पढ़ेंगे, चाहे आप एनाटमी के अंदर पढ़ लें, या अभी आप यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं, कि ST सेगमेंट एलिवेशन ये एक हॉलमार्क है MI का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का हॉलमार्क है। मतलब जैसे ही आपको दिखता है लैब फाइंडिंग्स के अंदर, ECG की फाइंडिंग्स में कि ST सेगमेंट एलिवेटेड है, तो आपका ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ जाना चाहिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी ST सेगमेंट क्या होता है, तो देखिए हमने 12th में क्या पढ़ा था, हमने एक नॉर्मल ECG का जो ग्राफ बनता है ना, कि ये P वेव है, देन दिस वन इज़ QRS कॉम्प्लेक्स, फिर यहाँ पर आता है T वेव एंड सो ऑन, PQRS और ये T। तो ये जो S और ये T, मतलब इस वेव के शुरू होने के पहले, सेगमेंट इन द सेंस क्या होता है, सेगमेंट में कोई वेव नहीं आती है, सेगमेंट में सिर्फ एक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आती है। ये पूरा आप डिटेलिंग कहाँ पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ लोगे इस साल आप। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एज ST सेगमेंट। तो ये सेगमेंट क्या है एक्चुअली, इट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन between end of ventricular contraction, ये वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ इसके बाद, और एंड स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। दैट मीन्स दिस इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज रिलैक्सेशन, T वेव। तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन दैट इज कॉल्ड एज ST सेगमेंट। तो इसमें क्या आया, एलिवेशन आया। अब ये एलिवेशन क्यों आता है, तो ये फर्स्ट MBBS के लेवल पर, फर्स्ट प्रॉफ के लेवल पर, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो आपको नहीं पूछा जाएगा। रिमेंबर वन थिंग लेकिन फिर भी, कि होता क्या है इसके पीछे का रीज़न अगर बात करें हम, तो बिकॉज सम आयंस आर हाइपर सेंसिटिव टू इश्चेमिक कंडीशंस। इश्चेमिक कंडीशन मतलब क्या होगा, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई। इश्चेमिया मतलब क्या, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो।
इन दैट रीजन, तो दैट इज इश्चेमिक कंडीशन। यही तो हो रहा है एक्चुअली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। तो इश्चेमिया कंडीशन से कुछ आयंस जो होते हैं वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं एंड देयरफॉर दे कॉज एलिवेशन, एसटी एलिवेशन कॉज करेंगे बाय चेंजिंग देयर कॉन्सेंट्रेशंस, चेंजिंग देयर परमेबिलिटीज बोल सकते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। तो ये एक सिंपल रीज़न है। अगर मान लो पूछ ले एग्जामिनर आपको, तो आप ये बताएंगे कि इसके पीछे का ये कारण है कि आयंस जो होते हैं वो इश्चेमिया कंडीशन से हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से उनके लेवल्स चेंज करते हैं इन एंड आउट ऑफ दिस सेल, जिसके वजह से ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन हमें दिखने को मिलता है। ओके, सिमिलरली एक और क्या चीज़ थी हमने, टी वेव का इन्वर्शन क्यों होता है, सेम रीज़न। टी वेव इन्वर्शन भी क्या है, सेम रीज़न। ओके, नाउ अब देखिए ओबेसिटी का क्या रिलेशन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से, मतलब ओबेसिटी कैसे कार्डियक डिजीज़ को बढ़ावा देती है वो देख लेते हैं। तो होता क्या है कि ओबीज इंडिविजुअल जो होते हैं, ओबीज इंडिविजुअल्स रिक्वायर मोर supply of oxygen and nutrients to their bodies this causes increased बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनमें। और इंक्रीज्ड बीपी से क्या होता है, इंक्रीज्ड बीपी जो है ना ये एक साइलेंट किलर है। तो इंक्रीज्ड बीपी होगा, इससे क्या होगा, इट लीड्स टू एक्सेस स्ट्रेन टू कार्डियक मसल, एक्सेस स्ट्रेन हुआ तो इससे क्या होता है, इससे ऑक्सीजन सप्लाई टू डिमांड रेशियो जो है, मतलब कितना ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर टिश्यू को और उसकी डिमांड कितनी है, ये जो रेशियो है इट गेट्स अल्टर्ड और दिस विल लीड टू व्हाट, लीड्स टू एमआई। दिस इज़ द रीज़न कि ओबेसिटी से कैसे एमआई होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने सारे जितने भी फाइंडिंग्स थे उसकी बात की। अच्छा, ये कुछ लिपिड प्रोफाइल के अंदर एक दो चीज़ों की बात की हुई है इन्होंने, जैसे कि सीरम एचडीएल लेवल्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो इनके जो नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं ना वो आपको पता होने चाहिए। देखिए लिपिड प्रोफाइल, अब पूरा का पूरा लिपिड प्रोफाइल क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप ध्यान रखिए कि लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो लिपिड प्रोफाइल में आता है आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल आता है, देन एचडीएल लेवल्स आते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलो आप इसको, एलडीएल बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सी एचडीएल इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ओके, तो यहाँ पर इस लिपिड प्रोफाइल में काइलोमाइक्रॉन्स भी आते हैं, बट बिकॉज दे कैरी ट्राइग्लिसराइड्स, दे डू नॉट कैरी कोलेस्ट्रॉल, तो उनको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप याद कर लीजिए। नॉर्मल वैल्यूज़, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 150 से 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर होता है। रिमेंबर ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना सिर्फ आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, हो सकता है ये वाइवा में ना पूछे वो, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये थियरी क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आ सकता है लिपिड प्रोफाइल के ऊपर। और इस साल का तो पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि नॉर्मल जो वैल्यूज़ है लिपिड प्रोफाइल के अंदर वो आपको लिखनी थी पेपर के अंदर। तो देयरफॉर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 30 to 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर इज़ नॉर्मल वैल्यू। एलडीएल की 80 to 175 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। वीएलडीएल जो है वो वीएलडीएल ओके, वीएलडीएल इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट,
VLDL से अच्छा है कि हम ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू देख लेते हैं। TG का वैल्यू जो होता है वो होता है 50 to 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ओके, तो दिस आर द वैल्यूज़ ऑफ लिपिड प्रोफाइल जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, HDL की वैल्यू 28 दी हुई है, जबकि उसका वैल्यू 30 to 70 होना चाहिए। दैट मीन्स HDL लेवल्स कम हो चुके हैं। LDL की वैल्यू क्या दी हुई है, 80 to 75 होनी चाहिए, और यहाँ पर कितनी है 191 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। दैट मीन्स वो बढ़ चुकी हैं LDL वैल्यूज़। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि ये जो HDL और LDL है ना, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। HDL जो होता है इट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वेयर LDL इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, डिक्रीज्ड है। तो दिस विल एग्रावेट द सिम्टम ऑफ MI, है ना। तो ये था नॉर्मल वैल्यूज ऑफ लिपिड प्रोफाइल। नेक्स्ट, अब देखिए हम वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो वाइवा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।